ठीक है, तो आज हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 12 का इको है हमारे पास चैप्टर 9 जिसका नाम है आपका प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, यानी कि आपका न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। ये हमारे पास चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसके बारे में। एक सेकंड, जरा मैं माइक चेक कर लेता हूं। हाँ, तो देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एन इकोनॉमी गेट्स द इक्विलिब्रियम सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था संतुलन तब प्राप्त करती है जब क्या होता है, एडी और एएस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब एडी और एएस आपस में बराबर होते हैं, समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होता है। बट ऐसा संभव नहीं है या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार अर्थव्यवस्था तभी संतुलन में हो जब संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जाए। मतलब कभी कभी एडी बराबर में एएस समग्र मांग समग्र पूर्ति के, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो भी जाता है, इवन दो हमने संसाधन का पूरा इस्तेमाल ना किया हो तब भी। एग्जाम्पल के तौर पे यहां समझते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक लेखा वर्ष में यदि संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, रिसोर्सेस का पूरा इस्तेमाल किया जाता है ना, तो एक उत्पादक कितना प्रोडक्शन कर सकता है, 10 बिलियन यूएस डॉलर का उत्पादन वो कर सकता है अगर संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जाए। बट उत्पादक को ये बात पता चलती है कि भाई मार्केट में जो डिमांड हो रही है ना, वो कितने की हो रही है, केवल 8 बिलियन यूएस डॉलर की। तो क्या वो 10 बनाएगा? नहीं, वो कितना बनाएगा, 8 बिलियन यूएस डॉलर। देखा जाए तो वो तो संतुलन में आ गया कि जितने की डिमांड हो रही है उतने की सप्लाई हो गई, यानी आपका एडी और एस बराबर हो गए। पर क्या यहां संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया गया? नहीं किया गया। समझ रहे चीज, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करता तो कितना प्रोडक्शन करता, 10 बिलियन यूएस डॉलर। और नहीं, और पर क्योंकि उसे लग रहा है कि भाई जो एक्सपेक्टेड डिमांड हो रही है मार्केट के अंदर वो कितनी हो रही है, 8 बिलियन यूएस डॉलर की, तो वो 10 ना करके कितना करेगा, 8 बिलियन यूएस डॉलर करेगा। यानी एडी और एस तो बराबर आ गए, बट क्या यहां पे संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया गया? नहीं किया गया। पर अर्थव्यवस्था तो फिर भी संतुलन में आ गई। तो यानी हम ये कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं यहां कि भाई सो इक्विलिब्रियम सिचुएशन कैन बी अचीव अंडर 2 सिचुएशन। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाई जो संतुलन स्थिति है वह 2 स्थिति में नापी जा सकती है, पूर्ण रोजगार इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा अल्प रोजगार इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट पर। यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में, यानी जब संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा, और अल्प रोजगार में। यहां पर आपको उसी को बताया गया है कि आखिर पूर्ण रोजगार पर संतुलन का क्या मतलब है। तो हम सब कहेंगे कि भाई इट रिफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर AD is equals to AS by using the complete resource of the country or production। मतलब हम कहेंगे कि यह वह स्थिति है जब बाजार संतुलन प्राप्त कर ले परंतु वो भी संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ, संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ। ठीक है, तो यानी संतुलन कह सकते हैं, पूर्ण रोजगार पर संतुलन का मतलब क्या है कि यह वह सिचुएशन है, या इसका मतलब उस सिचुएशन से होता है, उस स्थिति से होता है जब देश जो है या देश की अर्थव्यवस्था एडीआर में एस की स्थिति तो प्राप्त कर लेगी, और वो भी तब करेगी जब संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा होगा। ठीक है, ना हम बात करते हैं, ठीक है, ना हम बात करते हैं क्या अल्प रोजगार पर संतुलन का क्या मतलब है। तो अल्प रोजगार पर संतुलन का मतलब हो गया कि अर्थव्यवस्था एडीआर में एएस तो अचीव करेगी, पर वहां पर संसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं होगा। तो वही कह रहा है क्या कि इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन
वेयर इकोनॉमी अचीव इट्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन विदाउट यूजिंग इट्स फुल पोटेंशियल और रिसोर्सेस। यानी हम ये कहेंगे कि यह वह स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था संतुलन यानी कि AD इज इक्वल्स टू AS प्राप्त करेगी, परंतु संसाधनों का पूर्ण उपयोग होना अभी बाकी होगा। समझ आया चीज? तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या हो जाएगा? संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करके, और अंडर एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा? संसाधनों का पूरा उपयोग होना अभी भी बाकी होगा। ठीक है, समझ आया चीज? ना हम बात करते हैं तो आखिर ये पूर्ण रोजगार जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब है क्या? तो देखो, पूर्ण रोजगार या फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें काम करने के इच्छुक व्यक्ति या जो काम कर रहे हैं सभी को प्रचलित मजदूरी दर पर यानी डिसाइडेड वेजेस रेट के ऊपर, या मार्केट में जो मौजूदा करंट वेजेस रेट है ना, मजदूरी दर, उन सब पे वो काम मिल रहा है उनको और वो काम कर भी रहे हैं। ठीक है, यानी कि पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू दैट सिचुएशन in which the citizen or people of a country who involve in work or wants to work get the job and ready to job at the decided wages rate of market। यानी कि यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति या नागरिक देश के जो काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक हैं, जो काम कर रहे हैं या कार्य करने के इच्छुक हैं, सभी को प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य मिल जाता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ना जितना श्रम बल है उतना ही कार्य बल है। यानी कि आपका लेबर फोर्स इज इक्वल्स टू दी वर्क फोर्स। यानी यहां पर श्रम बल में आ जाते हैं जो काम कर रहे हैं वो भी, और जो काम करने के इच्छुक हैं वो भी, वो किसके बराबर है? कार्य बल के बराबर होगा। समझ आया चीज? यानी सभी को जॉब मिल गया है। ठीक है, ठीक है, कार्य बल यानी वर्क फोर्स का मतलब है जो वास्तव में काम कर रहे हैं। ठीक है, और श्रम बल में आ जाते हैं दोनों, काम करने वाले और काम करने के इच्छुक। ठीक है, दोनों, तो यहाँ पे दोनों ही बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आया? हाँ, ना बात करते हैं अगला। अब एक होता है आपका कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? देखो, ऐच्छिक बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी होती है? तो यह वह बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से या तो काम नहीं करना चाहता, ठीक है, या फिर जो मार्केट में मजदूरी दर है
वह उस पे काम करने के योग्य अपने आप को नहीं समझता। समझ भाई, अपनी इच्छा से बेरोजगार बैठा हुआ है, ठीक है। यानी कि ऐच्छिक बेरोजगारी कौन हो गया हमारे पास, तो ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वयं को बेरोजगार रखता है या फिर वह बाजार में मौजूद प्रचलित दर पर स्वयं को नहीं समझता। तो हम ये कह सकते हैं यानी कि इट इज दैट पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज दैट पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट in which people wants to unemployed at their will, or they do not want to do job at the current wages rate in market, current wages rate in market, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना पसंद वो कर रहा है, ठीक है। नाउ हमारे पास अगला जो होता है वो होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अब अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये होता है या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट की यानी बेरोजगारी की मेन परिभाषा होती है ना, वो यही है अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। जो मेन डेफिनेशन है या मेन कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट वो यही है, अनैच्छिक यानी बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने के योग्य भी, और जो मार्केट है रेट चल रहा है उस पर भी काम कर देगा, बट उसे वास्तव में काम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक है तथा स्वयं को बाजार में या अर्थव्यवस्था में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य के लिए उपलब्ध भी करा सकता है, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता। In the situation where person wants to do job and ready to perform his duty at the current wages rate in the market, but still he can't get any work, that is our इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यानी एक व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने के इच्छुक भी है, योग्य भी है, और जो मार्केट रेट चल रहा है वेजेस का उस पर वो काम करने को तैयार भी है, बट उसे कार्य नहीं मिल रहा, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं ना एक चीज, यहां पर मतलब ये हो जाता है नियोजित उत्पाद संभावित उत्पाद से कम हो जाता है, यानी कि जितनी संभावना होनी चाहिए थी, यानी ये अब अच्छे से समझो, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, क्या इसका मतलब यह है कि क्या बाजार संतुलन में नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि बाजार संतुलन में हो, मान के चलो व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति मार्केट में मौजूद दर पर काम करने को तैयार भी है, फिर भी उसे रोजगार ना मिलने का कारण यह नहीं है कि लोग उसे काम नहीं दे रहे। हो सकता है कि भाई वैकेंसी ना हो, या फिर मार्केट के अंदर या जहां जहां पर जॉब आ रही है ना, वहां पर ऑलरेडी पहले से बंदे जो हैं वो पहले से बैठे हुए हों,
यानी उत्पादन पूरा हो रहा होगा और डिमांड भी पूरी हो रही होगी, यानी बाजार तो संतुलन में होगा। बट यहां पर इस कंडीशन में ये चीज आता है कि जितना होना चाहिए, पोटेंशियल था जितना कि जितना आउटपुट मिल सकता है, जैसे एग्जांपल पढ़ा था मैं 10 मिलियन US$, वो संभावना था, बट हम वहां तक अचीव नहीं कर पाए क्योंकि यहां पर संभावित उत्पाद जो है वो कहीं ना कहीं हमारे प्लान किए गए चीजों से कम हो जाती है। क्योंकि हमने एग्जांपल में देखा था ना कि वहां पर उत्पादक ने यह योजना बनाई, क्या डिमांड चल रही है 8 बिलियन US$ की, तो मैं 8 बिलियन US$ का ही बनाऊंगा। तो प्लान जो था वो कहीं ना कहीं कम रह जाता है जितना वास्तव में होना चाहिए था। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं ये वाला टॉपिक कि आखिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, अच्छा क्वेश्चन ये वाला कि पूर्ण रोजगार का मतलब जीरो बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। अभी हमने पूर्ण रोजगार की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें मैंने ये बताया कि पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जहां पर व्यक्ति काम भी कर रहा है और प्लस में जो मार्केट रेट है उस पर काम करने को तैयार भी रहता है। समझा चीज। बट पूर्ण रोजगार का मतलब ये नहीं है कि देश में बेरोजगारी क्या हो गई, कम हो गई, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कहा जाता है हमेशा, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि बाजार या फिर मैं ये कहूं अर्थव्यवस्था में सदैव प्राकृतिक बेरोजगारी उपलब्ध ही रहती है, उपलब्ध ही रहती है, बिकॉज एन इकोनॉमी ऑलवेज कंटेन एंड पॉसिबिलिटी of having some kind of natural unemployment। देखो क्वेश्चन ये था हमारे पास कि भाई पूर्ण रोजगार का मतलब देश में जीरो बेरोजगारी हो गई, ये बिल्कुल भी नहीं है। भले ही पूर्ण रोजगार में हम कहते तो हैं कि सबको रोजगार मिल गया, बट उसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि भाई देश में बेरोजगारी क्या हो गई, खत्म ही हो गई, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमेशा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, प्राकृतिक बेरोजगारी सदा पाई जाती है। अब प्राकृतिक बेरोजगारी है क्या, तो ये समझना, जैसे कि मान के चलो सोनू जो है ना एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया, कंपनी ने कहा ठीक है भाई आपको जॉब लग गई है, ठीक है आप परसों से ज्वाइनिंग पर आ सकते हो। बंदा क्या बेरोजगार कहलाया? नहीं कहलाया। बट क्या वो काम कर रहा है? नहीं, वो काम करेगा परसों से। तो ऐसे इस चीज को जो हम कहते हैं ना कि एक जॉब से दूसरे जॉब पे जाना या जॉब की अपॉर्चुनिटी में अभी वक्त लगना, तो इसको हम कहते हैं क्या, आपका नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान के चलो सोनू की फैक्ट्री में ना आज आग लग गई है, तो मालिक ने दे दिया कि भाई 5 दिन तक की छुट्टी रहेगी, 6ठे दिन काम चालू होगा, तो क्या वो बेरोजगार कहलाएगा अपने आप को? नहीं। बट क्योंकि सर्टेन कंडीशन ऐसे आ गए कि कंपनी में आग लग गई, अब वो 5 दिन के बाद काम करेगा, तो देखा जाए तो ये ही होती है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझाया चीज, यानी उस पर्टिकुलर टाइम पे संसाधन का इस्तेमाल नहीं हो रहा। समझाया चीज भाई, तो ये है। तो यानी इसके बेसिस पे हम ये बात कह सकते हैं ये चीज कि प्राकृतिक बेरोजगारी जो है वो 2 प्रकार की है। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपका संघर्षात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। अब इन दोनों में अंतर क्या है समझना। जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था ना सोनू वाला, कि सोनू गया, मालिक ने कहा कि ठीक है आपकी जॉब पक्की है, परसों से काम पर आ जाइएगा। वो जो एक जगह से दूसरे स्थान पर, यानी अब मान के जो ऐसा भी हो सकता है कि सोनू को एक डिपार्टमेंट से कहा गया कि आपका तबादला हमने रायपुर कर दिया है, आप परसों से वहां पर जा सकते हैं। तो ये जो एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने में जो टाइम लग रहा है, इसके कारण जो बंदा कुछ समय के लिए जॉब से हट गया है, बेरोजगार नहीं कहलाया वो, बस वो अपने कुछ समय के लिए जॉब से हट गया है, तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है भाई। हाँ, ये एक और काम पे हो सकता है, जैसे कि मान के चलो सोनू था, सोनू को शादी में जाना है, अपनी शादी करनी है उसको, ठीक है, कुछ दिन के लिए छुट्टी लेगा। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाएं जो है गर्भवती हो गई हैं, प्रेग्नेंट हो गई हैं, कुछ दिन को छुट्टी लेना पड़ेगा। मालिक उनको निकाल नहीं रहा जॉब से, कोई नहीं चले जाओ, इतने साल तुम यहाँ काम करी थी, बच्चा हो जाए तो आ जाना वापस। सही भाई। तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि कुछ बेरोजगारी का वह रूप जिसमें
व्यक्ति किसी व्यावसायिक, निजी या फिर अवसर, रोजगार के अवसर के कारण जॉब से अलग हुआ हो, अलग हो, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या, इट इज दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल lay off from his job due to business या organizational, personal and opportunity reason, ये चीज है हमारे पास, ठीक है, फ्रिक्शनल। और वहीं अगर बात करते हैं तो संरचनात्मक बेरोजगारी कौन सी होती है, तो इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा कि जैसे कि मान के चलो मैंने कहा कि मेरी कंपनी थी, मेरी कंपनी में क्या हुआ, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, तो रामू काका जो हमारी कंपनी में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, उनको ना वो टेक्नोलॉजी आ नहीं रही है, ठीक है। तो हमने कहा काम करते हैं, आप कुछ समय पहले सीख लीजिएगा फिर आ जाइएगा, ठीक है। उसे हम अपनी कंपनी से हटा नहीं रहे, बस क्योंकि उन्हें वो तकनीक नहीं आती है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं वो अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी ऐसी बेरोजगारी जो कि कहीं ना कहीं तकनीकी परिवर्तन के कारण फेस ऑफ होती है, ठीक है। यानी कि बेरोजगारी का वह रूप, बेरोजगारी का वह रूप जिसमें व्यक्ति तकनीकी कारणों से रोजगार से अलग हो। द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पर्सन सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब ड्यू टू द टेक्निकल चेंज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गया ये चीज। तो ये थे आपके बेरोजगारी से रिलेटेड सब कुछ, ठीक है। समझ आया चीज। इस वीडियो के अंदर हमने आज बात किया पूर्ण रोजगार, अल्प रोजगार, रोजगार से रिलेटेड सब कुछ, ठीक है। नाउ अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम बात करेंगे कि आखिर न्यून मांग क्या है, डेफिशिएंट ऑफ डिमांड क्या होती है, डेफिशिएंट ऑफ डिमांड, और उसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। देन हम बात करेंगे अधिमांग, उसके प्रभाव और कारण, ठीक है। और हमारे पास ये चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपका इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।